आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 9th। हम फ्रांस की क्रांति का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे, हिस्ट्री का, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जसलिन कौन था, उसके बारे में पढ़ा था कि कौन लुईस और राज्य था, किस तरह से डबल रोटी के लिए किस तरह से महामारी हो रही थी, कितने स्टेट थे। आज पढ़ेंगे हम आतंक का राजा। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता था। रॉबस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई थी। ठीक है, रॉबस्पियर ने, उसके हिसाब से गणतंत्र के भी शत्रु थे कुलीन एवं पादरी, राजनीतिक दलों के सदस्यों की आरएसएस से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके किसमें डाल दिया जाता था, जेल में, और गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन पता क्या होती थी? गिलोटिन उनके लिए एक मशीन होती थी जिसे एक गिलोटिन नाम के व्यक्ति ने बनाया था। उसमें क्या करते थे, बीच में सिर को रख दिया जाता और उसको सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस प्रकार इसका नाम गिलोटिन पड़ा। ठीक है, उसके बाद रॉबस्पियर ने सरकार के कानून को मजदूरी कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। गोश्त और यानी मीट और पाव रोटी की राशनिंग कर दी थी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा कीमत बेचने के लिए बाध्य किया गया था। भाई सरकार ने जो कीमत रखी थी उस कीमत पर क्या रखना होता था, अनाज को बेचना होता था। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया था। भाई सभी रोटी जो है समता रोटी खाएंगे। ठीक है, इस तरह से रॉबस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया था कि भाई लोगों में त्राही त्राही मच गई, और 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया रॉबस्पियर को, और उसे भी क्या कर दिया गया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद पढ़ते हैं ड्रेस्ट्री असॉसिंग फ्रांस। जैकोबिन था। सरकार के पतन के मध्य मार्ग के संपन्न तत्व के सत्ता से नवी हुई नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित किया गया, यानी कि जिनके पास संपत्ति नहीं है उन्हें मताधिकार देने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, और मंत्रिपरिषद में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका नियुक्त की गई थी, जिसे केंद्रीय पर लागू किया गया था। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत और प्रयुक्त आदर्श बने। इन मूल्यों ने आगामी सिर्फ फ्रांस बाकी यूरोप के राजनीतिक दलों को भी प्रभावित किया था। अब आते हैं कि फ्रांस की क्रांति के महिलाओं के लिए क्या क्रांति हुई। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी क्रांति में समाज में इतना अहम परिवर्तन लाना गतिविधि में सक्रिय शामिल हुआ था। उन्हें उम्मीद है कि उनकी भागीदारी इस क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने में कुछ ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की जो महिलाएं थी वो काम करती थी, वह सिलाई बुनाई कपड़ों की धुलाई का काम करती थी, बाजारों में फूल सब्जियां बेचती थी। अधिकांश महिलाओं के पास जो वेश्यावृत्ति भी करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए मौके नहीं थे, वो सारे दिन काम में लगी रहती थी। तीसरे स्टेट की जो धनी परिवारों की लड़कियां थी वो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने जाती थी, उनकी शादी कर दी जाती थी, और कामकाजी महिलाओं के परिवार का पालन पोषण ही करना पड़ता था, जैसे खाना बनाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देख रेख करना। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत रखने पर उन पर चर्च के लिए खुद राजनीतिक क्लब शुरू किए थे और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए थे, यानी महिलाओं ने अपने आप को सुधारने के लिए। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन सबसे मशहूर क्लब था, जो कि औरतों ने खोला था। उनकी मांग थी कि महिलाओं के पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएं। 1791 की संविधान में उन्हें सक्रिय नागरिकों को दर्जा दिया गया। उनका मानना था कि सभी नागरिक सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो जाए। ठीक है, फिर भी क्या हुआ था कि भाई प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकारों ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कानून बनाए। सरकारी विद्यालय की स्थापना के साथ साथ लड़कियों के स्कूल भी खोले, अनिवार्य कर दिए। उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी नहीं कर सकते थे। ये सारे जो है उन्होंने, सरकार ने उनकी महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए करा था। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिला को संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला दलों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का कानून बना दिया। कई मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लेगा, उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इस तरह से उनके कलमों पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद आता है आपका दास प्रथा। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उल्लंघन जैकोबिन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। भाई पहले वो थी दास प्रथा थी। ठीक है, सेंट डोमिनिको तंबाकू, नील, चीनी, काफी जैसी वस्तुओं के साथ महत्वपूर्ण अफी करती थी। अपरिचित अब दूसरे देश से जाने वाले काम करने के लिए यूरोपियों की जो अनिच्छा का मतलब था बगानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास प्रथा द्वारा क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया था। दास प्रथा 17वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और फ्रांसीसी के नाते बंदरगाह से तट पर जो है दास जो थे वो लाए जाते थे, जहां पर स्थानीय सदस्य दास खरीदते थे और दासों को दाग कर हथकड़ियों पर ले जाकर जो अंटार्कटिका महासागर है वहां से देशों में 3 माह की समुद्री यात्रा पर जहाजों में ठूस दिया जाता था।
जैसे पशु पक्षियों को ठूस दिया जाता है और उन्हें उनके मालिकों को बेच दिया जाता था। इनसे क्या किया जाता था कि भाई इनसे उसकी नील की खेती करवाई जाती थी और बहुत सारे काम इस तरह से करवाए जाते थे। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दास प्रथा की लोगों ने निंदा की और नेशनल से लंबी बहस हुई और व्यक्तिगत मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। और इस तरह से 1794 में यानी 1794 में फ्रांसीसी उपनिवेश सभी दासों को मुक्ति से कानून पारित किया गया। भाई अब कोई किसी को भी क्या नहीं बनाएगा, दास नहीं बनाएगा। बगान मालिकों को अपने आर्थिक साधने के लिए अफ्रीकी नीगो लोगों को गुलाम बनने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेश अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में कर दिया गया। इस तरह से दास प्रथा का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। उसके बाद आते हैं क्रांतिकारी और रोजाना की जिंदगी। तो बास्तिल के ध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य अस्तित्व में आया। सेंसरशिप की समाप्ति हुई। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, नाटक और राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने बाद ही प्रकाशित हुए। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो पुस्तकों और तेजी से अखबारों, देहात, गांवों में भी ये फ्रांस में जो घटनाएं घट रही थी उनमें परिवर्तनों का दौरा किया गया। और प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि भी किसी भी घटना पर विरोधी और प्रचार पर व्यक्त किया जाए। प्रिंट के माध्यम से उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कर दिया, यानी कि एक तरह से क्रांति आ गई थी अखबारों के आने से। उसके बाद पढ़ते हैं कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था और पड़ोस के यूरोपीय देशों की बजाय विजय यात्रा शुरू कर दी थी। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। उनकी बागडोर उनके खानदान के हाथों में थी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का विरुद्ध जानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। भाई जो निजी संपत्ति है लोगों के पास, नापतोल की एक समान प्रणाली अपनाई। किस तरह से? और सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगाता था। कोई फ्रांस के लोगों को इसको मुक्तिदाता मानते थे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई और बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने के लिए उसने क्रांतिकारी उपाय का असर उसकी मृत्यु के बाद काफी समय तक भी ये हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट के आने पर। ठीक है, इस तरह से लेसन आपका कंप्लीट हो गया। फिर भी आप लोग एक बार इसको अच्छी तरह से रीड करेंगे। उसके बाद वो अभ्यास के क्वेश्चंस करने हैं जो अपनी कॉपियों पर आप सभी बच्चे लिखेंगे। उसके बाद पहले सभी बच्चे अपने शॉर्ट क्वेश्चन छांट कर पहले शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।